खामेनेई एक ऐसा आदमी जिसके सुप्रीम लीडर होने के बावजूद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐशो अशरत का सोचा भी नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंट्री का लीडर बगैर किसी न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद सुपर पावर अमेरिका के सामने शेर बन के खड़ा हो गया। खामेनेई ने जैसे ही ईरान के अंदर हाई मार्केबल मिसाइल्स बनाना शुरू किए तो अमेरिका और इजराइल को ये समझ आ गई कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के पास ये पावर आ गई तो उनकी सुपर पावर किसी काम की नहीं रहेगी। ईरान में खसरान के एक शहर मशहद के अंदर एक आलमे इस्लाम सईद जवाद खामेनेई के घर में 19 अप्रैल 1939 को एक बच्चे की पैदाइश होती है, बाद में जिसका नाम रखा जाता है आयतुल्लाह अली खामेनेई। या अल्लाह। अली खामेनेई के जो वालिद थे वो इस्लाम के एक आलिम थे और वहीं पर एक मदरसे में पढ़ाते भी थे। वहीं से जो उनको पैसे और चंदा वगैरह मिलता था उससे अपने घर का निज़ाम चलाते थे। उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादा और आजिज़ों वाली थी। बाद में सईद अली खामेनेई खुद भी कहा करते थे कि हमारे घर में रात के खाने में कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी हुआ करती थी। जवाद खामेनेई के टोटल 5 बच्चे थे, जिनमें से 2 बहनें और 3 भाई थे। इन्हीं 3 भाइयों में से एक सईद अली खामेनेई भी हैं। ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ये मैं खुद से नहीं कर रहा। ये वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लगा दूंगा जहाँ से आप लोग जाकर इसको पढ़ भी सकते हो। शुरू में मशहद के अंदर उनका एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ एक कमरा और एक तहखाना था। सईद अली खामेनेई कहते थे कि अगर कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते तो हमें वालदा समेत तहखाने में जाना पड़ता था। मतलब फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था। आयतुल्लाह अली खामेनेई 4 साल की उम्र में इस्लामी प्राइमरी स्कूल मकतब के अंदर पढ़ने लगते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बाद मशहद के अंदर ही अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट की। 18 साल की एज में 1957 से 1958 तक नजफ, जो कि शिया मुस्लिम्स एजुकेशन का एक मरकज माना जाता है, वहां पर पढ़ने लगे। और 1958 के बाद इस्लामिक सेमिनरी में इस्लामिक लॉज, फिक्का, फिलासफी और साइंस की एजुकेशन 1964 में कंप्लीट की। ऐसा समझ लो कि यहीं से उनका पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो गया था। अब बात यहाँ पर समझने की ये है कि सईद अली खामेनेई पॉलिटिकल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व कैसे हुए। अब यहाँ पर 1958 से 1964 तक का ये जो टाइम था, उस दौरान अली खामेनेई को ईरान के अंदर शाह पहलवी के खिलाफ जो तहरीक चल रही होती है उसके बारे में पता चलता है। इस वक्त ईरान के अंदर रजा शाह पहलवी की मॉडर्न पॉलिसीज और वेस्टर्न स्टाइल को आम करने की वजह से वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो दरहम बरहम हो चुका था, क्योंकि पूरे ईरान के अंदर उलमाए इस्लाम जो थे वो रजा शाह पहलवी के इन पॉलिसीज की मुखालफत कर रहे थे। अली खामेनेई अपनी जवानी के बिल्कुल उभरते हुए दौर में दीनी और सियासी जो इज्तिमा होते थे उनमें शिरकत करने लगे और उनके साथ कुछ सीनियर उलमा जैसे आयतुल्लाह खुमैनी भी वहीं पर उनसे मिले थे और वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में शाह पहलवी की मुखालफत कर रहे थे। तो अली खामेनेई भी यहाँ से रजा शाह पहलवी के खिलाफ चलना शुरू कर देते हैं और रजा शाह पहलवी की जो बनाई हुई पॉलिसीज थी उनके खिलाफ इस्लामी हुकूमत बनाने के लिए खिताब करने लगे और मस्जिद के अंदर जितनी भी इस्लामी कम्युनिटीज थी कुछ भी करके उन सबको एक करने लगी। तो 1971 तक खामेनेई ने वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना लिए थे, जिनमें खुमैनी भी शामिल थे। खुमैनी उनके सीनियर्स थे तो खामेनेई उनको अपने उस्ताद भी मानने लगे थे। इन उलमाए इस्लाम की वजह से पूरे ईरान के अंदर शाह की पॉलिसीज और शाह की हुकूमत के ऊपर बेचैनी सी फैल जाती है। खामेनेई लोगों को प्रोटेस्ट और जो एहतजाज होते थे उनमें हिस्सा लेने के लिए मुनज़्ज़म करने लगे। अब यहाँ पर सिर्फ मशहद के लोग नहीं बल्कि और भी शहरों के बहुत सारे शहरों के लोग इकट्ठे कर लिए गए थे। अली खामेनेई ने मस्जिदों में भी खुतबे किए, मज़ामीन लिखे और इनकलाब का जो ये ख्याल था उसको पूरे ईरान के अंदर फैलाने लगे। इस सब के बाद शाह की जो सीक्रेट पुलिस थी सवाग, उसने खामेनेई को अरेस्ट भी किया, जिसकी वजह से खामेनेई और ज़्यादा काबिल तारीफ, मारूफ और काबिल एहतराम इंसान बन गए। उनकी गिरफ्तारियों के बाद वो और ज़्यादा मजबूत हो गए और जो प्रोटेस्ट वगैरह में जितने भी इंतजाम होते थे वो सब खुद करने लगे। अभी तक उन्होंने ईरान के अंदर बहुत बड़ा और मजबूत नेटवर्क बना लिया था। तो इसी दौरान शाह खुमैनी को जिलावतन कर देता है। क्योंकि खामेनेई खुमैनी को अपना उस्ताद मानते थे तो वो उनके नज़रिए को अपने नेटवर्क के जरिए आम करने लगे। वो उनके पैगामात, उनके खुतूत अपनी नेटवर्क में बांटने लगे। ऐसे करते कराते बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इस्लामी रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आ जाता है, जो कि पूरी वर्ल्ड की तारीख का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है।
खोमैनी को यहाँ पर खामेनाई की सारी स्ट्रगल्स का पता था कि उन्होंने इस रेवोल्यूशन के पीछे क्या कुछ किया है, तो खोमैनी आयतुल्लाह अली खामेनाई को 1981 के अंदर ईरान का प्रेसिडेंट यानी सदर बना देते हैं। यूं ही कुछ वक्त गुजरता गया और 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिनका जनाजा भी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। सईद खोमैनी के दुनिया से जाने के बाद सईद अली खामेनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है, क्योंकि सईद खोमैनी उनके उस्ताद भी थे और उनको पॉलिटिशियन के अंदर काफ़ी तजर्बा भी हो गया था और इस्लामी रिवॉल्यूशन के पीछे खामेनाई का एक बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उनको सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। खामेनाई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनाई से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो क्या समझते हैं उनका पूरी दुनिया में उनका दुश्मन कौन है। ये ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरीज हैं। ईरान के अंदर जो फौज होती है और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब सुप्रीम लीडर के अंडर ही होते हैं, क्योंकि खामेनाई के पास यहाँ पर फुल पावर आ चुकी थी। तो खामेनाई ने ईरान को यहाँ पर 2000 से लेकर 2010 तक ईरान को मजबूत करने की कोशिश की और ईरान के अंदर इस्लामी जो लॉज थे, इस्लामी रूल्स को पूरे ईरान के अंदर नाफिज कर दिया। उन्होंने वेपन्स और मिसाइल्स बनाना शुरू किए और साथ में फलस्तीन को भी देना शुरू किए। तो अमेरिका यहाँ से खामेनाई के बिल्कुल खिलाफ हो गया था। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले और कोई भी ऐसा मिसाइल और वेपन्स ना बनाए जिससे वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, क्योंकि खामेनाई बहुत बहादुर और इस्लामिक लीडर थे, तो उन्होंने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानने लगे। यहाँ पर अमेरिका ईरान की दुश्मनी की एक वजह यह भी है कि जो शाह था वो अमेरिका का ही एक सियासी था, जो अमेरिका के कहने पर ईरान के अंदर वेस्टर्न स्टाइल्स और वेस्टर्न पॉलिसीज को उभार रहा था। इसी वजह से खोमैनी और खामेनाई अमेरिका को अपना दुश्मन कंसिडर करते थे। 2010 से 2020 के दरमियान खामेनाई ने ईरान को एटमी पावर बनाने की कोशिश की और ये चीज़ अमेरिका की CIA और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए अमेरिका तक पहुंच जाती है। और दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज कभी भी ये नहीं चाहती कि कोई और मुल्क एटॉमिक पावर बनाए, क्योंकि इससे पावर डिवाइड हो जाती है और ख़ासकर मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान के पास सुपर पावर आ गई तो फिर ईरान किसी को भी राज नहीं करने देगा। इसी करके ओबामा जो अमेरिका के उस वक्त के लीडर थे, उन्होंने ईरान के ऊपर हाई सैंक्शंस लगा दिए, जिसके बाद ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर दी गई। ईरान ने यहाँ पर अपना एटॉमिक प्रोग्राम तो बंद कर दिया, लेकिन ईरान यहाँ पर ऐसे मिसाइल्स बनाने लगा जो ईरान में से अमेरिका और इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे मिसाइल्स और मिडिल ईस्ट में ईरान के पास ऐसी पावर आते हुए देखकर अमेरिका को बिल्कुल भी सही महसूस नहीं हो रहा था। तो अमेरिका में 2020 के बाद ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं तो ट्रंप ने सबसे पहले ईरान से न्यूक्लियर डील कैंसिल की और हाई सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिए जाते हैं। My statement and what we'll be doing with respect to the Iran deal, speaking of badly negotiated deals. इस न्यूक्लियर डील के कैंसिल होने के बाद ईरान ने और खामेनाई ने दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करने का दावा किया। यहाँ से अमेरिका और इजराइल को ये बात भी बिल्कुल हजम नहीं हुई, क्योंकि इजराइल का फिलिस्तीन के साथ जो मसला चल रहा था 2021 के बाद ईरान ने बिल्कुल खुलकर फिलिस्तीन में हमास को फुल वेपन्स और मिसाइल्स देना शुरू किए थे। और इजराइल को यह खतरा था कि अगर ईरान के पास एटॉमिक बम आ गया तो वो इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। तो इजराइल में नेतन्याहू ये स्टेट देने लगा कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत ज्यादा करीब है। जिसके बाद ईरान और इजराइल की 12 दिन तक एक जंग भी चली थी। इस सब के बाद ट्रंप डीटों की तरह दोबारा से ईरान को कहने लगा कि वो ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर ले। Make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal. Otherwise bad things happen. But we have to make a meaningful deal. लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई का जवाब आया कि न्यूक्लियर डील तुमने कैंसिल की है, हम मर तो जाएंगे लेकिन दोबारा तुम्हारे साथ न्यूक्लियर डील नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रंप बहुत ज्यादा बेताब होने लगा और उसने पूरी दुनिया के सामने बार बार ईरान को कहना शुरू किया कि वो उसके साथ न्यूक्लियर डील करे और मिसाइल्स को बनाना बंद कर दे, नहीं तो वो ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। उस सब के बाद ईरान के अंदर एक शेर ने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कहा कि हम कभी जिंदगी में यहूदियों की बेत नहीं करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने अपने कुत्ते इजराइल को ईरान में भेजकर ईरान में सुप्रीम लीडर और इस्लाम के बहादुर शेर को शहीद करवा दिया।
ان کے شہید کے ہونے کے بعد ایران کی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ان کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ایران نے خامنہئی اور خمینی جیسے بہادر لیڈروں کی وجہ سے پاکستان کی طرح کبھی یہودیوں کی بیعت نہیں کی۔ مجھے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خامنہئی اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ انہوں نے ایران کی سب سے بڑی پوسٹ سپریم لیڈر ہونے کے باوجود بھی سادہ زندگی گزاری اور اپنی شہادت تک قبول کی، لیکن یہودیوں کی بیعت نہیں کی۔